लक्ष्य को हर हाल में पाना है। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो 4 डालिए पेपर को, जो कि होने वाला है 17 जुलाई को। और एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाइए। और लास्ट 5 डेज़ अब आपके बचे हैं, इसलिए आज हमने शुरू किया है टेस्ट नंबर 1। देखते हैं कि आपके आउट ऑफ 20 कितने नंबर आज आपको मिलते हैं। तो अभी तक आपने जितनी भी तैयारी की है उसके रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। आज हम इस वीडियो में एक्ट, रूल्स और स्ट्रक्चर के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हम इनको अलग अलग कर रहे थे, अब हम इसको करेंगे पेपर के अकॉर्डिंगली। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 लाइनर से क्वेश्चन फर्स्ट। सहकारी समिति के सदस्यों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रावधान किस संशोधन में लागू हुआ? आप सभी लोग जानते ही हैं कि टाइम टाइम पर जो रूल्स होते हैं, एक्ट होते हैं, उनमें संशोधन होता रहता है, बदलाव होता रहता है उपविधियों में। तो जो सहकारी समिति है उनके मेंबर्स के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का जो प्रावधान है वो किस संशोधन में लागू हुआ, ये आपको बताना है। सो आंसर है इसका 2016 वाले संशोधन में। क्या आंसर होगा? 2016 संशोधन। वीडियो को पॉज करें और देखें कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजपूताना महिला सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई? बात हो रही है यहाँ पर पर्टिकुलर महिला सहकारी बैंक की। तो आंसर होगा इसका 30 अगस्त 1995 में। स्थापना कब की गई? 30 अगस्त 1995 में। और कहाँ पर? जयपुर में। चूँकि जयपुर में 2 महिला सहकारी बैंक हैं, एक राजलक्ष्मी है और एक कौन सा है? राजपूताना है। ये दोनों बैंक कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। राजस्थान सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? चूँकि ये सहकारी समितियों के लिए एक इम्पोर्टेंट प्राधिकरण है, इसीलिए इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। आंसर देखते हैं। 1 मार्च 2005 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 2005 में। नाम से ही पता चल रहा है क्या काम करता है ये? इलेक्शन का, निर्वाचन का। सहकारी फसल ऋण पोर्टल कौन सी सुविधा उपलब्ध करवाता है? एक पोर्टल है सहकारी फसल ऋण पोर्टल। तो ये कौन सी फैसिलिटी जो है सहकारी समितियों के लिए प्रोवाइड करवाता है? सो इसका आंसर है ऑनलाइन ऋण हेतु आवेदन यहाँ पर किया जा सकता है। यदि कोई सहकारी समिति का सदस्य, कोई किसान है, वो क्या करना चाहता है? ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता है लोन के लिए, तो वो यहाँ पर कर सकता है। कहाँ से करवाएगा? ई मित्र आदि जगह जाकर। राजस्थान में फल व सब्जी बिक्री समितियों की संख्या कितनी है? किसकी बात पूछी है आपसे? फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केटिंग सोसाइटी। सो इसकी आपको बतानी है नंबर कितनी है पूरे अपने राजस्थान राज्य में। सो ये है टोटल 273। कितनी है? 273। विवादों की सुनवाई और विनिश्चय की प्रक्रिया में कितने समय बाद रजिस्ट्रार मध्यस्थ से विवाद को वापस ले सकता है? बात किसकी हो रही है? कोई भी इश्यू हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसकी क्या की जाती है? सुनवाई की जाती है। और जो विवाद होते हैं उनका निपटारा भी किया जाता है। विनिश्चय का मतलब कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो जाए। तो इस प्रक्रिया में कितने समय बाद जो रजिस्ट्रार है वो मध्यस्थ से विवाद को वापस ले सकता है? एक्चुअली क्या होता है, रजिस्ट्रार किसी पर्सन को हायर करता है और उसको कोई भी जो विवाद होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है। अब जो विवाद है वो कौन सॉल्व करेगा? यहाँ पर मध्यस्थ सॉल्व करता है। तो ऐसे में क्या होगा कि यदि जो रजिस्ट्रार है बीच में क्या कर सकता है? इस मध्यस्थ से ये जो विवाद दिया गया था उसे रिटर्न में वापस ले सकता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि इस प्रक्रिया में कितने समय बाद वो वापस रिटर्न लेगा, यदि लेगा तो। सो इसका आंसर होगा 3 मंथ। कितने समय बाद ले सकता है? 3 महीने बाद ले सकता है।
इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी समझा जा सकता है कि किसी मध्यस्थ को किसी विवाद के निपटारे के लिए 3 महीने का समय दिया जाता है। 3 महीने के अंदर यदि कोई मध्यस्थ पर्टिकुलर विवाद को सॉल्व नहीं कर पाता है तो ऐसे में जो रजिस्ट्रार होता है इसे या तो स्वयं सॉल्व करेगा, क्या करेगा, 2 ऑप्शन है रजिस्ट्रार के पास में, या तो वो इस विवाद का निपटारा स्वयं करेगा या फिर किसी अन्य मध्यस्थ को ये विवाद निर्दिष्ट कर देगा, उसे सौंप देगा। अब बात आती है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की कि जो रजिस्ट्रार है उसकी नियुक्ति कौन करता है। भाई हम रजिस्ट्रार के बारे में बहुत क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रार खुद है उसका अपॉइंटमेंट आखिर करता कौन है। तो जिसको पता है वो एक बार सोच कर देखिए। और अब मैं बताती हूँ आंसर कि इसकी नियुक्ति करती है खुद राज्य सरकार। कौन करती है? राज्य सरकार जो है वो रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है। किसी सोसाइटी की जांच के पश्चात रजिस्ट्रार ऐसी जांच का जो परिणाम होगा उसकी रिपोर्ट किसे देगा। बात हो रही है जनरल वे में कि कोई सोसाइटी है, उसकी इंक्वायरी की गई, इंक्वायरी करने के बाद क्या होगा, उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, तो वो जो रिजल्ट आएगा उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट भी वहाँ पर बनेगी। अब ये जो रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार किसे देगा ये बताना है। सो इसका आंसर है सोसाइटी और उससे संबंधित कमेटी को देगा। सोसाइटी को देगा और उससे जो संबंधित कमेटी है उसे वो सौंप देगा। प्रत्येक सोसाइटी की प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षा के लिए, देखिए जो ऑडिटिंग होती है वो हर वर्ष होती हैं, ठीक है। तो ये जो ऑडिटिंग होती है इसके लिए फीस कौन संदाय करेगा, फीस का पेमेंट कौन करेगा ये बताना है। पेमेंट कौन करेगा, आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे राज्य सरकार करेगी या सोसाइटी की किसी निधि में से निकलेंगे या फिर सीओ के द्वारा दिए जाएंगे। इस तरीके से कोई भी ऑप्शंस आपके पास 5 ऑप्शन होंगे और आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, वह है सोसाइटी। प्रत्येक सोसाइटी की प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षा के लिए जो फीस होती है वो स्वयं संबंधित सोसाइटी ही देती है। लेखा परीक्षा का रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखा परीक्षक पूर्ण करके सारांश रिपोर्ट किसे सबमिट करेगा। आइए आपको एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखिए हर वर्ष क्या होती है, ऑडिटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं लेखा परीक्षा। अब लेखा परीक्षा कौन करता है, लेखा परीक्षक करता है, और लेखा परीक्षक को क्या बोल सकते हैं, ऑडिटर भी बोल सकते हैं। अब ये जो लेखा परीक्षक है निर्धारित समय अवधि में क्या करेगा, इसकी जांच कर करके एक सारांश रिपोर्ट तैयार करता है। क्या करता है भाई, जो भी इसने ऑडिटिंग की है उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट बनेगी, उसको लिखित में लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसकी क्या बना दी, ऑडिटर ने एक रिपोर्ट बना दी। अब ये जो रिपोर्ट बना दी है ये सबमिट किसको करेगा, कौन, ऑडिटर। ऑडिटर के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो किसको सबमिट की जानी है ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए आंसर क्या होगा, रजिस्ट्रार को। किसको सबमिट की जाएगी ये रिपोर्ट, रजिस्ट्रार को ही सबमिट की जाएगी। आगे देखिए, रजिस्ट्रार द्वारा उपविधियों में, किसमें, उपविधियों में संशोधन के लिए, अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव जो है, प्रपोजल किसे भेजा जाता है, किसे सेंड किया जाता है। रजिस्ट्रार द्वारा उपविधियों में संशोधन, कौन सा संशोधन, उपविधियों में संशोधन के लिए प्रस्ताव जो है वो किसे भेजा जाता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है। आंसर देखिए, सोसाइटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सबसे पहले यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि कोई बाई लॉज ऐसे हैं जिसके अंदर सुधार किया जाना चाहिए, इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, कुछ ऐड किया जाना चाहिए या फिर बाई लॉज में से कुछ डिलीट किया जाना चाहिए, तो ऐसे में इससे संबंधित एक प्रस्ताव बनाया जाता है और उसको लिखित रूप में किसके पास भेजा जाता है, अध्यक्ष के पास में और सीईओ के पास में भेजा जाता है। प्रेसिडेंट एंड सीईओ किसके होते हैं ये, सोसाइटी के।
तो पहले जो रजिस्ट्रार है इनके द्वारा सहमति लेता है, उसके बाद आगे इसके ऊपर मीटिंग की जाती है, चर्चा की जाती है, संशोधन किए जाते हैं और फिर से इसको रजिस्टर किया जाता है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? सोसाइटी के अध्यक्ष और सीईओ को प्रस्ताव भेजा जाता है। किसके लिए? उपविधियों में संशोधन के लिए। नेक्स्ट देखिए, सहकारी सोसाइटी निगमित निकाय कब कहलाती है? सहकारी सोसाइटी जो होती हैं वो रजिस्टर्ड तो हो जाती हैं और उसके बाद क्या बन जाती है? वो निगमित निकाय बन जाती है। तो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है आपसे कि जो सहकारी सोसाइटी है वो निगमित निकाय कब कहलाती है? तो आंसर वही होगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद कहलाती है। ठीक है, निगमित निकाय रजिस्ट्रेशन के बाद कहलाती हैं। और दूसरी बात, किस नाम से कहलाती है? तो रजिस्ट्रेशन के बाद उस नाम से जिससे उसका रजिस्ट्रेशन किया गया हो वो क्या बन जाती हैं? निगमित निकाय बन जाती हैं। और साथ ही क्या जारी किया जाता है? उसके नाम से एक जो छाप होती है वो भी जारी कर दी जाती है। छाप मतलब स्टाम्प, मोहर जो होती है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। नाउ, कोई भी सोसाइटी साख या व्यापारिक उधार की मंजूरी दे सकती है। आपसे क्या पूछा गया है कि कोई भी सोसाइटी हो, क्या वो साख या व्यापारिक उधार की मंजूरी दे सकती है? कोई भी सोसाइटी? तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली नहीं, कोई भी तो नहीं दे सकती है। तो कब दे सकती है? देखिए, परंतु रजिस्ट्रार के द्वारा जारी निर्देश पर दे सकती है। यदि रजिस्ट्रार बोल दे, लिखित में आदेश कर दे, ठीक है, तो क्या कर सकती है? कोई जो सोसाइटी है जिसको आदेश दिया गया है, रजिस्ट्रार के द्वारा परमिशन दी गई है, निर्देश दिए गए हैं, तब क्या कर सकती है वो सोसाइटी? साख या व्यापारिक उधार दे सकती है, अदरवाइज नहीं देगी। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है उधार देना वो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? धारा नंबर 49 में। किस में आता है? धारा नंबर 49 का नाम क्या है? सोसाइटियों द्वारा दिए जाने वाले जो उधार होते हैं। ठीक है, सोसाइटियों द्वारा दिए जाने वाले उधारों का विनियमन। किसकी बात हो रही है? उधारों का विनियमन की बात हो रही है। तो इसमें इसी से रिलेटेड चर्चा की गई है धारा नंबर 49 में। और ये जो धारा है किस में से है? रूल 2003 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डूबत ऋण या हानियों को किसकी मंजूरी के बिना अपलिखित नहीं किया जाएगा? अपलिखित का ये मतलब होता है कि सहकारी समिति की किसी फंड के द्वारा क्या किया जाए? इन हानियों या डूबे हुए ऋणों को वापस से रिकवर कर लिया जाए, बराबर कर लिया जाए, या फिर हम ये कह दें कि भरपाई कर ली जाए। तो आंसर क्या है यहाँ पर? साधारण निकाय। तो डूबते हुए ऋणों और हानियों को साधारण निकाय की मंजूरी के बिना अपलिखित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर साधारण निकाय की परमिशन होना जरूरी है। यहाँ पर एक जानकारी इससे रिलेटेड और साझा कर लेते हैं कि यदि सोसाइटी जो है वो किसी वित्तीय बैंक से संबद्ध है। किससे संबद्ध है सोसाइटी? वित्तीय बैंक से। और यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं। एक केस में तो ये है कि जो सोसाइटी है वो वित्तीय बैंक की ऋणी है, और दूसरे केस में बात कर रहे हैं कि वो वित्तीय बैंक की ऋणी नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग? इसमें ये बोला जा रहा है कि जो सोसाइटी है वो किसी वित्तीय बैंक से संबंधित है, और फर्स्ट केस ये है कि सोसाइटी वित्तीय बैंक की ऋणी है, और दूसरा केस ये है कि सोसाइटी ऋणी नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर मंजूरी किस किस की होनी चाहिए? जब हम बात कर रहे हैं ऋणी है, तो जो रजिस्ट्रार है पहला, और दूसरा जो बैंक है, इन दोनों का लिखित में अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। यानी कि रजिस्ट्रार की और बैंक की
दोनों की ही मंजूरी होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, और वो भी कैसी? लिखित में। ओके। और दूसरा केस क्या है? जब ऋणी नहीं है तो उस केस में केवल और केवल रजिस्ट्रार की अनुमति आवश्यक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोसाइटी द्वारा सदस्यों के शेयर लाभांश का, किसका? शेयर लाभांश का संदाय कितना होगा? यानी कि जो भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उन्होंने जो भी शेयर ले रखे हैं, उनका जो भी संदाय होता है, जो भी पेमेंट होता है, या फिर सॉरी हम लाभांश की बात कर रहे हैं, लाभांश, ठीक है, इस शेयर के ऊपर जो भी इनको लाभ मिलता है उसका संदाय मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये आपको बताना है। अधिकतम कितना लाभ जो है सदस्यों को उनके शेयरों पर मिल सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? शेयर के मूल्य का 10%। कितना मिलेगा? जो भी शेयर का मूल्य है उसका मैक्सिमम जो है 10% इनको मिल सकता है। और रेट कैसी होगी? 10% प्रति वर्ष के हिसाब से। ओके। और क्या लिखा हुआ है? शेयर के मूल्य का 10% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा। शेयर लाभांश का संदाय कह सकते हैं। शेयर के लाभांश का जो संदाय है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? शेयर के मूल्य का 10% हो सकता है। तो इससे ज़्यादा जो है वो सदस्यों को लाभांश नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए, परंतु जो सरकार है वो किसी सोसाइटी को आदेश द्वारा अधिक दर से लाभांश देने की परमिशन दे सकता है। क्या बताया गया है? यदि सरकार चाहे तो वो किसी सोसाइटी को क्या कर सकती हैं? आदेश दे सकती हैं। क्या कर सकती है ऐसे केस में सोसाइटी? 10% से अधिक दर से लाभांश दे सकती है अपने सदस्यों को, यदि सरकार सोसाइटी को निर्दिष्ट करे, सिर्फ उसी केस में। अदरवाइज जनरल केस में कितना होता है? मैक्सिमम 10%। नेक्स्ट देखिए, रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी की लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट करने के लिए लेखा परीक्षक के कितने पैनल तय करेगा? तो देखिए यहाँ पे जो ऑडिटिंग होती है वो 3 पैनल से होती है। किसके द्वारा होती है? 3 पैनल के द्वारा होती है, ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए, कोई गलत कार्यवाही ना हो। तो सबसे पहला पैनल कौन सा है यहाँ पर? विभागीय लेखा परीक्षक। विभागीय है तो स्वयं ये क्या होगा? सहकारी सोसाइटी के डिपार्टमेंट का होगा, विभाग का होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, प्रमाणित लेखा परीक्षक होगा, कोई सर्टिफाइड होगा। और थर्ड कौन सा होगा? चार्टेड अकाउंटेंट, जिसकी हमने बात की थी थ्योरी में पढ़ते समय कि सीए होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस इनको होना चाहिए। तो इन 3 पैनल के द्वारा क्या की जाती है? ऑडिट करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेतन में कटौती का प्रावधान राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के किस अध्याय में किया गया है? किसकी बात हो रही है? वेतन में कटौती की बात हो रही है। तो ये किस में किया गया है? अध्याय 6 में। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों में किसे शामिल किया जाता है? भूमि विकास बैंक को। किसको शामिल किया जाता है? भूमि विकास बैंक को दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों में शामिल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौजूदा सहकारी अधिनियमों में संशोधन की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? अधिनियमों में संशोधन की यहाँ पर बात हो रही है, तो ऐसी कौन सी समिति है जिसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई? तो आंसर क्या होगा आपका? मैकलेगन समिति। ठीक है, मैकलेगन समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी। राष्ट्रीय विकास संगठन किस क्षेत्र में कार्य करता है? आपने सुना होगा राष्ट्रीय विकास संगठन का नाम। बात हो रही है यहाँ पर किसकी? एनसीडीसी की। एनसीडीसी इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? कॉरपोरेशन। तो हिंदी में क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय सहकारी विकास संगठन। क्या होगा? राष्ट्रीय सहकारी विकास संगठन किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो ये करता है कृषि में
बीज व उर्वरक आदि आगतों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? सुनिश्चित करता है, वेरीफाई करता है कि जो बीज हैं और उर्वरक हैं उनकी जो सप्लाई है वो एग्रीकल्चर फील्ड में अच्छे तरीके से हो रही है या नहीं है। साथ ही फसल विपणन और भंडारण हेतु सुझाव भी यहाँ समय समय पर दिए जाते हैं, सजेशन दिए जाते हैं कि जो मार्केटिंग है फसल की वो कैसे करनी है, भंडारण कैसे करने हैं, कब तक के लिए करने हैं, कहाँ करने हैं, ये सब के लिए सुझाव किसके द्वारा दिए जाते हैं? राष्ट्रीय सहकारी विकास संगठन के द्वारा, ताकि क्या हो, कृषि क्षेत्र में भी विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके और किसान भाई जो है वो आगे बढ़ सकें, उनका भी घर अच्छा चले, उनकी इनकम में ग्रोथ हो। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय सहकारी विकास संगठन वर्क करता है। तो आज के ये क्वेश्चन समाप्त हुए। तो देखिएगा आपके 20 में से कितने मार्क्स आज बन रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए NS लर्निंग के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि 50% लोग यहाँ पर वो भी हैं जो सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं अभी तक। तो कृपया उनसे निवेदन है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।